हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आशा ऑनलाइन क्लासेस के एक नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग जो थे वह हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है वीडियो हम बना रहे थे, जिससे आपको कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और मैं आपको कह दूं कि अभी भी आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं देखिए पढ़ा रहा था टॉपिक वाइज, जिसमें आपका टाइम जो था वो बहुत जा रहा था। यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक आपका वीडियो जा रहा था, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन ये जो वीडियो है, ये स्क्रीन के माध्यम से आपके पास जाएगा, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, और नोट्स बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने बनाया 82 94 92 28 56, ठीक है, या फिर 8294922856 पे आप कांटेक्ट करिए और ये नोट्स को अपने नाम कर लीजिए। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, अगर आप पूरा नोट्स चाहते हैं, अगर आप पूरा नोट्स चाहते हैं, तो आप 21 रुपये पे करके इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। आपको जो है सभी सब्जेक्ट का नोट्स इजीली आपको प्रोवाइड एक साथ हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को यूरोप में राष्ट्रवाद क्या पढ़ना था। तो हम लोग क्या पढ़ना था? तो यूरोप पढ़ना था। यूरोप के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, यूरोप एक महादेश है। ये सब हम लोगों ने यूरोप के बारे में पढ़ लिया था। आप लोग यहाँ से कवर कर लीजिएगा, जितना हम लोगों ने पढ़ा दिया है देख लीजिएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो राष्ट्रवाद भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि फ्रांस की क्रांतियां भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से, कि 3 क्रांति हुई थी कौन कौन। तो 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति। जब 1830 वाली जो क्रांति है, वह उसको आप जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में आपके पूछ देगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति क्या था, उसको हम लोगों ने पूरा अच्छे से देख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? प्लस उसके बाद हम लोगों ने नेपोलियन युग को देखा, नेपोलियन युग देख लिया। फिर उसके बाद वियना सम्मेलन देखा। ये सब मतलब बहुत हम लोगों ने देखा। एक मेटरनिक युग भी इसमें हम लोगों ने देखा। फिर वियना कांग्रेस की उपलब्धियां जो थी उसको भी हम लोगों ने देख लिया, वियना कांग्रेस की उपलब्धियां। फिर 1830 के फ्रांसीसी क्रांति को हम लोगों ने देखा। ठीक है, मतलब ये नोट्स जो है बहुत अच्छा बनाया गया है आपके लिए। और 1848 के भी हम लोगों ने 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को भी हम लोगों ने देख लिया था। अब बात आता है कि इटली का एकीकरण। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इटली का एकीकरण क्या होता है, तो इटली का एकीकरण कैसे हुआ। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इटली का एकीकरण हुआ। एकीकरण करने में, एकीकरण अगर वो नहीं होता तो एकीकरण तो पहले ही हो गया रहता, लेकिन एकीकरण के होने में कुछ तो बाधक तत्व रहे होंगे। क्या क्या बाधक तत्व रहे होंगे? जैसे कि मान लीजिए अगर किसी भी, अगर कोई जगह है उसको एकजुट करना है, सबसे पहले कारण क्या है कि वह एकजुट नहीं है। इसका सबसे पहले हम लोग बात जानते हैं कि इटली के एकीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से थे। इटली के एकीकरण के बाधक तत्व, इटली कई छोटे स्वतंत्र एवं राज्यों में विभक्त था। इटली जो था वह कई छोटे राज्यों में विभक्त था, इस बात को समझ गए। ठीक है, फिर उसके बाद इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। मतलब इटली पर किसने किसने अपना कायम किया था, तो इटली पर ऑस्ट्रिया था और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। फिर बात करते हैं इटली की राजधानी पोप का प्रभाव। इटली की राजधानी पर पोप का प्रभाव था। ठीक है, इटली की राजधानी पर किसका प्रभाव था, तो इटली की राजधानी पर पोप का प्रभाव था। आगे बढ़ते हैं। सबसे इसके बाद आता है कि इटली के एकीकरण के नायक कौन कौन से हैं। इटली के एकीकरण के नायक में आप 3 नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा नाम? 3 नाम याद रखिएगा। तो एक मेजनी का नाम है, एक काउंट काबूर है, एक गेरिबाल्डी है। कौन है? एक मेजनी को आप मत भूलिएगा। ठीक है, एक काउंट काबूर है, उसको मत भूलिएगा। मेजनी है, काउंट काबूर है, और अगला क्या है? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को भी आप मत भूलिएगा। ये जो तीनों थे, वह तीनों ने इटली के एकीकरण के नायक थे। इटली के एकीकरण के नायक थे, यानी कि मेन भूमिका तीनों ने निभाई थी। कौन कौन? किसने किसने? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीबाल्डी ने। इन तीनों ने जो है इटली के एकीकरण में मेन भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं कि मेजनी कौन था। मेजनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि मेजनी क्या था, कैसे था। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेजनी कौन था। तो मेजनी क्या था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी क्या था? मेजनी जो था वह साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनारी नामक गुप्त दल से था। मेजनी का संबंध किससे था? आप याद रखिएगा, तो मेजनी का संबंध जो था वो गुप्त कार्बोनारी दल से था। आगे बढ़ते हैं। 1830 में मेजनी इटली का एकीकरण करना चाहता था। मेजनी जो था इटली का एकीकरण कब करना चाहता था? तो 1830 में जो था मेजनी, उसने सोचा था कि हम इटली का एकीकरण करेंगे।
लेकिन मेटरनिख ने उसकी अनुमति नहीं दिया, मेटरनिख जो था उसकी अनुमति नहीं दिया, ठीक है। मेटरनिख ने इसकी अनुमति नहीं दी, नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी ने इटली को जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मतलब कि देखिए मेजनी जो था वो 1830 ईस्वी में इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन मेटरनिख ने था वह नहीं चाहता था कि मेजनी जो है 1830 ईस्वी में उसका एकीकरण करे। इसीलिए कारण मेजनी को इटली छोड़कर पलायन करना पड़ा, इटली को छोड़कर जाना पड़ा 1830 ईस्वी में, ठीक है। इस बात को ही समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। यंग इटली की स्थापना किसने की? इस बात को याद रखिएगा, यंग इटली और यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जामिनेशन हॉल में किसी ना किसी एक पाली में देखने को मिल सकता है कि यंग इटली के संस्थापक कौन है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है, यंग इटली की स्थापना कब हुई? तो यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में और यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में। ये दोनों के जो थे, दोनों की स्थापना किसने की? दोनों की स्थापना जो थी वो मेजनी ने की थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मेजनी ने की थी, ठीक है। मेजनी ने की थी, किसका? तो यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ कि 1848 में मेटरनिख के पतन के बाद मेजनी पुनः इटली आया। मतलब कि देखिए मेटरनिख जब तक था ना, उसके देह देह में डर था। किसके देह में डर था? तो मेजनी के देह में डर था कि मेटरनिखा ना हमको फिर से भगा देगा। यानी कि 1830 में तो भगवे किया था, अगर वो जब तक जिंदा था तब तक वो इटली भी नहीं किया, लेकिन उसके मरने के बाद, मेटरनिख के पतन के बाद 1848 में जो था वो मेटरनिख का पतन हो गया। मेटरनिख युग कब से कब तक था? तो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक मेटरनिख युग था। मेटरनिख के पतन के बाद मेजनी जो था वो फिर से कहाँ आया? मेजनी फिर से इटली आया, ठीक है। मेजनी फिर से इटली आया कि फिर से अब वो एकीकरण कर दे, इटली का एकीकरण कर दे। उसको इटली से प्यार हो गया था, उसको इटली से लगाव हो गया था। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप में इटली जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, जिससे मेजनी ने पुनः हार हुई और वह फिर पलायन कर गया। यानी कि फिर से वो आया करने, इटली आया कि उसका एकीकरण कर दे, लेकिन उसका फिर से नहीं होया, फिर से वो चला गया, फिर से पलायन कर गया। यानी कि वो भगौड़ा एक प्रकार से आप कह सकते हैं, फिर से भाग गया। अब बात करते हैं हम लोग काउंट काबूर की। अब काउंट काबूर कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन थे? तो विक्टर इमैनुअल थे। साउंड सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन थे? तो विक्टर इमैनुअल थे, जिन्होंने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। काउंट काबूर कौन थे? तो काउंट काबूर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री थे। इस बात याद रखिएगा। 1853 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस के पक्ष में भाग लिया। फ्रांस की मदद करने के बदले में नीस और सेवाय नामक रियासत देने स्वीकार किया। काउंट काबूर ने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और वेनेसिया पर कब्जा कर लिया। एक संधि के तहत लोम्बार्डी तथा पिडमाउंट और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। 1860 तक काबूर ने सिर्फ रोम छोड़कर उत्तरी मध्य की सभी रियासतों परमा, मुडना, टस्कनी को ले लिया, ठीक है। 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम, वेनेसिया को छोड़कर बाकी सभी रियासतों को मिला लिया। इस बात को समझ, मतलब सबको यह एक काउंट काबूर जो था वो एक कर रहा था। इतना आप समझिए, काउंट काबूर जो था वो प्रधानमंत्री था, सबको एक कर रहा था, सभी जगह को, समझ गए। अब उसके बाद गेरिबाल्डी आया, जो कि जो कि क्या किया? गेरिबाल्डी आया जो क्या करता था? वह इटली के एकीकरण में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह एक नायक था। लेकिन जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो जर्मनी के एकीकरण में किसने निभाया था? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने निभाया था। आप अगर रेस्टोरेंट है तो आप कंफ्यूज होते होंगे कि गेरिबाल्डी कौन था, बिस्मार्क कौन था। अब आपको बता दें कि हम भी कंफ्यूज थोड़ा सा हुए थे एक दो दिन, कि गेरिबाल्डी जो था वह इटली के एकीकरण में था। किसके एकीकरण में? इटली के एकीकरण में। और बिस्मार्क जो था वह जर्मनी के एकीकरण में था। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी के एकीकरण में था। लेकिन गेरिबाल्डी कहाँ था? गेरिबाल्डी जो था वह इटली के एकीकरण में था। अब बात करते हैं हम लोग गेरिबाल्डी के बारे में, थोड़ा सा रुक के गेरिबाल्डी के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो गेरिबाल्डी कौन था थोड़ा सा समझिएगा। गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। इस ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, यह भी आई है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। यह बहुत बार एग्जामिनेशन हॉल में मिल चुका है। इसके बारे में, गेरिबाल्डी के बारे में लिखने को या फिर बिस्मार्क के बारे में लिखने को देता है, या फिर
गेरिबाल्डी पेशे से क्या था ऑब्जेक्टिव, तो उसका फेमस ऑब्जेक्टिव है कि आप आंख बंद करके जाइएगा कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या है, नाविक है, मार के आ जाइएगा। ठीक है, मेजनी के और यह क्या था, मेजनी के विचारों का समर्थक था। गेरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। किसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था? तो गेरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। गैरिबाल्डी ने जो था वो सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और उस पर गणतंत्र की स्थापना किया। गैरिबाल्डी ने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, तो काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। ठीक है, यानी कि गैरिबाल्डी ने 1862 ईस्वी में सोचा कि रोम पर आक्रमण कर दे, लेकिन जो काउंट काबूर था उसने रोम की सुरक्षा के लिए अपनी सेना को भेज दिया, लेकिन दोनों में फिर से मिलन हो गया। रोम में गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुई और वह दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर एमिनल को दे दिया। विक्टर एमिनल कौन था? तो विक्टर एमिनल कौन था जिसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? इस बात को समझ गए। गैरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति त्याग कर साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगा। देखिए, गैरिबाल्डी एक नाविक था, किसान भी आता है, लेकिन किसान छोड़कर उस सब मतलब नाविक को सब काम छोड़कर, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ के वो साधारण किसान की जिंदगी जीने लगा। इस बात को समझ गए। 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। 1871 ईस्वी में फ्रांस प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर एमिनल ने रोम को इटली में मिला लिया। ठीक है, इस प्रकार इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। 1871 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो फ्रांस प्रसा का युद्ध हुआ था। किस युद्ध का युद्ध हुआ था? कहाँ कौन सा युद्ध हुआ था? फ्रांस प्रसा का युद्ध हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फ्रांस प्रसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। ठीक है, 1871 ईस्वी में हुआ, जिसके कारण विक्टर इमैनुअल जो था, वहाँ जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि रोम को जो था वह इटली में मिला लिया। रोम को कहाँ मिला लिया? तो रोम को इन्होंने इटली में मिला लिया, जिसके फलस्वरूप 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो गया। जिसके कारण इटली का एकीकरण जो था वो हो गया। इस बात को आप लोग समझ जाइएगा अच्छे तरीके से। समझ गए? इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण क्यों हुआ था? इटली का एकीकरण कैसे हुआ था? क्या क्या अभी भी कोई डाउट है इटली के एकीकरण से आपको? नहीं डाउट है, तो अब हम लोग चलते हैं जर्मनी के एकीकरण में। हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? जर्मनी का एकीकरण। सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से बाधक तत्व थे, उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से थे उसको हम लोग जानते हैं। जर्मनी के एकीकरण के बाधक तत्व जो तो है ना, वो बहुत ही एम जितना आगे लगाना है, मोस्ट लगा दीजिए। यह एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। शायद हम लोग जो एग्जाम दिए थे 2025 में, उसमें भी यह क्वेश्चन आ गया था कि जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। और एक क्वेश्चन जो था वह 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम को याद कर लीजिएगा। यहाँ से इस चैप्टर से बहुत ये जो दोनों क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख के जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि जर्मनी के एकीकरण के बाधक तत्व, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। ठीक है, मतलब 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल क्षेत्र है। मतलब कि जो जर्मनी था वो दो चीजों में बढ़ गया था, प्रोटेस्ट और कैथोलिक। मतलब कि उत्तरी अलग, दक्षिणी अलग। मान लीजिए बिहार है, अगर बिहार जो है, बिहार उत्तर दक्षिण करने लगे, आधा आधा बढ़ जाए, तो क्या बिहार अच्छा से एकीकरण बिहार का हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या बिहार के लोग अच्छे तरीके से किसी भी प्रकार का काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या यहाँ के जो सीएम है सम्राट चौधरी, क्या बिहार को अच्छे से चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, क्योंकि एकीकरण ही नहीं रहेगा तो कहाँ से चल पाएगा जी। अगर भारत ही अभी दो भागों में बढ़ जाए तो क्या भारत अच्छे से चल पाएगा? नहीं। तो भारत जो था, जो उत्तरी जर्मनी था वो प्रोटेस्ट और दक्षिणी जर्मनी जो था वो कैथोलिक बहुल क्षेत्र था। और राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था जर्मनी के लोगों में। जर्मनी के लोगों में क्या था? वह राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। वह चाहते ही नहीं थे कि उनका एकीकरण हो, वो एक साथ रहे। वो कैसे? वो प्रोटेस्ट, जैसे कि अभी हिंदू मुस्लिम में सब बटे हुए हैं, उसमें वो प्रोटेस्ट और कैथोलिक में बटे हुए थे जर्मनी के लोग। अब बात करते हैं हम लोग क्या है कि जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व कौन कौन से हैं। जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व कौन कौन से हैं? तो 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने जर्मन राज्य संघ का निर्माण किया। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि 1834 में व्यापारियों द्वारा जालवेरिन नामक आर्थिक संघ का गठन किया गया। व्यापारियों द्वारा किस संघ का गठन किया गया था? तो जालवेरिन नामक आर्थिक संघ का गठन किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। कब किया गया था? तो 1834 ईस्वी में, याद रखिएगा। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा बुरसेन सॉफ्ट नामक संस्था की स्थापना की किसने? तो
शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने मिलकर जो है बुरसेनसॉफ्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। किसने की थी? तो शिक्षकों और विद्यार्थियों ने। वायुमर राज्य का सेना वायुमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। येना विश्वविद्यालय जो था वह राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कालसवाद के आदेश से राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई और बढ़ गई। अब बात करते हैं बिस्मार्क कौन था। जैसे कि उसमें इटली के एकीकरण में 3 महान नायक थे, मेजनी थे, काउंट काबूर थे और गैरिबाल्डी थे। लेकिन जर्मनी के एकीकरण में एक ही महान नायक था, वो महानायक था, वो कौन था? बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग रेस्ट ले लीजिए, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। बिस्मार्क, तो बिस्मार्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बिस्मार्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बिस्मार्क जो था वो प्रसा के शासक विलियम का चांसलर था। बिस्मार्क कौन था? तो प्रसा के चांसलर जो बिस्मार्क थे, प्रसा के चांसलर विलियम थे, उनका चांसलर था बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था वो जर्मन डाइट का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क हिगेल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क जो था वो किसके प्रभाव मतलब किसके विचारों से प्रभावित था? तो हिगेल के प्रभाव से, हिगेल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने किस नीति का अवलंबन किया? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। यह जो क्वेश्चन है वह MVVI है, MVVI है कि बिस्मार्क ने कौन सी नीति का अवलंबन किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को क्या आपके 2027 के पेपर में डालने के लायक है? तो यह बहुत मतलब कि इसका जो है बढ़ जाता है चांस कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो था वो बिस्मार्क ने किया था। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि 1800 बिस्मार्क 1830 में ऑस्ट्रिया के प्रशा संधि का विरोध करता था, जिसमें जिसमें प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। ठीक है, 1864 ईस्वी में प्रशा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच सेडेवा का युद्ध हुआ। सेडेवा का युद्ध याद रखिएगा, सेडेवा और सेडान का युद्ध, दो युद्ध आता है एक सेडेवा और सेडान का युद्ध। तो सेडेवा का युद्ध कब हुआ था? तो सेडेवा का जो युद्ध हुआ था वो 1866 ईस्वी में सेडेवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली को समझौता सेडेवा के युद्ध के ऑस्ट्रिया को हरा दिया, फिर उसके बाद बात करते हैं कि 1870 ईस्वी में फ्रांस प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। 1866 ईस्वी में सेडेवा का युद्ध हुआ। 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्ध को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेडेवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में, और सेडान का युद्ध जो हुआ था वह 1870 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि 10 मई 1831 को फ्रांस प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 10 मई 1871। 1871 भी आप रख सकते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किनके बीच हुई? तो फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और अंततः 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हो गया। क्या आप इस बात को समझ गए कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? अब हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ से इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण हम लोगों ने एक ही वीडियो में देख लिया। तो क्या आप इस वीडियो से खुश हैं? खुश हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर जो है किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप हमारे चैनल आसान ऑनलाइन क्लास को जो है वह सब फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट जो भी न्यूज़ होगा वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अब बचा है यूनान के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और फिर उसके बाद हंगरी, पोलैंड, कुछ देश के बारे में, 4 देश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। यानी कि देखिए हम लोगों ने उतना पढ़ा और हम लोगों ने जल्दी कर लिया। अब जो था वहाँ यहाँ से हम लोग मेन क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन जर्मनी का जर्मन चांसलर था? बिस्मार्क था। नेपल्स नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1821 में। सेडेवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांस की। सेडेवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में सेडेवा का युद्ध हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की संख्या बहुत सारी है। हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा खासा बना लिया है। यहाँ से देखिए, जो कि मैं लगभग 88 यानी कि मान लीजिए 90 लगभग क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव सिर्फ। अब लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से बहुत अच्छे खासे बन चुके हैं, यानी कि जो पूछा जा चुका है
देखिए ये क्वेश्चन जो है वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियाँ बताइए 1821 ईस्वी में पूछा गया है। ये सब जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या-क्या कारण थे? मैंने बोला था 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति महत्वपूर्ण है, जो कि 2013 में, 2014 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2024 में पूछा जा चुका है और 2025 में भी पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है? इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये सब हम अच्छे तरीके से आपको कराते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल आशा ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा होता नहीं है, इसलिए आप 2x के स्पीड पे जिस स्पीड पे आपको देखना है 2x पे या फिर मैं बताता हूँ कि अगर आप ज़्यादा और स्पीड देखना है तो VSC ब्राउज़र जो होता है उसको वीडियो स्पीड कंट्रोलर को आप डाउनलोड कर लीजिए और आप स्पीड देख पाएँगे। हम लोग मिलते हैं आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।